लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अपने संबोधन के बाद हम सबका नाम लेंगे। हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी और देश के अलग अलग कोने से हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आए हुए पार्टी के तमाम पदाधिकारी साथ अपने कार्यक्रम, अपने संबोधन के बाद सबका एक एक कर नाम भी हम लेंगे ताकि एक बार सबका परिचय सबसे हो जाए। पर उससे पहले साथियों, आज 13 जून 2024 का ये दिन कई बार संजोग देखिए कैसा होता है, समय का चक्र कैसे चलता है। हमारे जमुई से सांसद अरुण भारती जी ने जिक्र किया कि यही महीना था जब आप लोगों ने अपना समर्पण पार्टी के प्रति दिखाया था। ये महीना ही नहीं था बल्कि आज ही का दिन था। 13 जून 2021 का ही दिन था जब पार्टी ने वो एक बुरा दौर देखा। आज ही के दिन, आज से 3 साल पहले शाम रात का समय था, 8 साढ़े 8 बजे का समय था, जब यहाँ पर मौजूद मेरे मीडिया के तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से पार्टी में एक बड़ी टूट की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी। और न सिर्फ उस दिन पार्टी टूटी थी बल्कि परिवार भी टूटा था। वो दिन हम सबके लिए एक कठिन दिन था, पर न सिर्फ आप लोगों ने उस दिन ये वादा किया और पार्टी के प्रति आप लोगों ने समर्पण का विश्वास जताया, बल्कि उस दिन से लेके आज तक आप लोग पार्टी की आत्मा बनकर, पार्टी की रीढ़ बनकर, पार्टी की ताकत बनकर पार्टी को यहां तक पहुंचाने का आप लोगों ने काम किया। एक बार जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजाएं। साथियों, कोई दल, कोई पार्टी, कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं के बिना कुछ नहीं होता। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, अगर आप लोग नहीं तो हम में से किसी की औकात नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। ऐसे में जो समर्पण, जो विश्वास आप लोगों ने पार्टी के उस कठिन दौर में दिखाया, बिना इस बात की उम्मीद किए हुए, बिना ये सोचे हुए कि आने वाले दिनों में पार्टी को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोगों को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग ईमानदारी की बात मैं करता हूं, एक अंधेरी गुफा में हम लोग सिर्फ रोशनी की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। हम में से किसी को नहीं पता था कि जो परिस्थितियां हम लोग के सामने गढ़ दी गई हैं, क्या इन परिस्थितियों से हम लोग कभी उभर भी पाएंगे। और ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। आप कल्पना कीजिए जिस पार्टी से, आप कल्पना कीजिए जिस पार्टी से उस पार्टी का नाम छीन लिया जाता है, जिससे उस पार्टी का सिंबल छीन लिया जाता है, जिससे उस पार्टी के कार्यालय, तमाम उस पार्टी का कार्यालय, बोलो बैठिए मतलब, उस पार्टी का कार्यालय, उस पार्टी के पदाधिकारियों को छीनने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में हम लोगों ने पूरी तरीके से एक नई शुरुआत हम लोगों ने करने का प्रयास किया। मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पर भी वो एक बहुत कठिन दौर था। इस बात का तो दुख था ही मुझे कि मेरी पार्टी और एक ऐसी पार्टी जिसको मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। उन्होंने पूरी ताकत अपनी लगाई पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तमाम वो पुराने साथी जो आज भी सदन में मौजूद हैं, वो लोग जानते हैं कि जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में पार्टी की शुरुआत की और लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से, बंगला छाप के नाम से उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने की सोच के साथ सन 2000 में इस पार्टी की नींव को रखा। उनके रहते भी पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे,
हम लोगों ने 2004 का वो चुनाव देखा जब पार्टी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और एक नई जीत हासिल की। 4 सांसद उस वक्त हम लोग के जीत कर आए थे, पर हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब 2009 में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रह पाया था। हम लोगों के सांसद उस वक्त जीत नहीं पाए थे, पर उस वक्त भी मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कतई कभी हार नहीं मानी और वो उसी तरीके से संघर्ष करते रहे। अगले 5 साल उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर अपने आप को पार्टी के प्रति समर्पित करने का काम किया और उनकी इसी मेहनत और इसी संघर्ष का परिणाम था कि 2014 में पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। 7 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 6 सांसद हम लोगों के पार्टी से जीत कर आए और 2019 में भी हम लोगों ने इसी परिणाम को दोहराने का काम किया। 6 सीटें लड़े और 6 की 6 100% हम लोगों का प्रदर्शन, हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा। 6 लड़े, 6 की 6 जीते। इस बार विपरीत परिस्थितियां थी। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का साया हम लोगों से उठ चुका था। उनका मार्गदर्शन हम लोगों के साथ नहीं था, मतलब उनका मार्गदर्शन हम लोग के साथ नहीं था। ऐसे में कई विरोधी घात लगाए बैठे थे। हम लोगों से एक चूक होने के इंतजार में वो लोग अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे कि हम लोग एक गलती करें और वो हम लोग का गिरेबान आकर पकड़े। उन लोगों ने बार बार इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि इस बार पार्टी उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकती जो हमारे नेता के नेतृत्व में होता था। उन लोगों ने पूरी ताकत झोंकी। कई अपने भी थे जिन्होंने ये भीतर घात करने का प्रयास किया। कई अपने इस मौके की तलाश में थे कि पार्टी गलती करे, परिणाम में कोई चूक हो और हम लोग इनके सर पर चढ़े। पर जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, जो लोग ऐसी कल्पना कर रहे थे, वो लोग भूल गए थे कि ये पार्टी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पार्टी है। उन्हीं के विचारों, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। वो लोग भूल गए थे इस बात को कि ये पार्टी मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। और वो लोग इस बात को भी भूल गए थे कि उनके जाने के बाद इस पार्टी का नेतृत्व उन्हीं का अंश, उन्हीं का खून, उन्हीं के संस्कारों, उन्हीं के विचारों से सीख कर आगे बढ़ने वाला कोई और नहीं, एक शेर का बेटा चिराग पासवान उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मेरे नेता ने हमेशा शेर की तरह विपरीत परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। जब जब लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाने का काम किया, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया, तब तब हमारे नेता और निखर कर आए। ऐसे में आज हम लोगों ने भी ये साबित कर कर दिखाया कि हम लोग अपनी जीत पर जश्न जरूर मनाएंगे, अपनी जीत पर उत्साहित जरूर होंगे, पर किसी दूसरे का बुरा देखकर हम लोग जश्न मनाए या किसी दूसरे की डाउनफॉल पर हम लोग उत्साहित हो, ये हम लोग के संस्कार कतई नहीं हो सकते। और ये एक शुरुआत है। अभी हम लोग को कई सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं, अभी कई मंजिलें हैं जो हम लोग को हासिल करनी है। और मैंने हमेशा कहा, लोकसभा का चुनाव हम लोग के लिए मात्र एक पड़ाव है। आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव, अलग अलग राज्यों में चुनाव, और अब जब मैं आने वाले समय के दौर का मैं जिक्र कर रहा हूं, इतिहास का मैंने जिक्र किया, वो पन्ना आज से वहीं बंद होता है। इतिहास में ये तमाम बातें दर्ज हैं। बस इतिहास की बातों से, इतिहास में
मिले हुए अनुभव से हम लोगों को सीख लेनी है, पर अब उन बातों को वही समाप्त करके आगे बढ़ना है। अगर हम लोग अपने आप को उसी दौर में बांधे रखेंगे, मैंने भी पिछले 3 साल कभी इस बात की परवाह नहीं की कि हम लोग के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। मेरे पास मात्र 2 विकल्प थे, या तो मैं उन परिस्थितियों पे रोता रहता, क्राई बेबी कहा जाता है, मैं रोता रहता और अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसका गलत किया था कि मेरे साथ ये सब हुआ। तो या तो मैं रोते रोते ये 3 साल बिता देता या लड़ाई लड़ता, एक फाइटर बनकर अपने लिए संघर्ष करता, अपने लिए परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता। मैंने दूसरे विकल्प को चुना और आज उस संघर्ष का परिणाम है, आज उस संघर्ष का ही परिणाम है कि हम लोग इन नई ऊंचाइयों तक हम लोग पहुंचे हैं। ऐसे में इतिहास से सीखते हुए अब आगे बढ़ना है। आज जब ये नई परिस्थितियां हम लोग के समक्ष हैं, जहां पार्टी के स्तर पर देखा जाए 5 सांसदों के साथ हम लोग एक मजबूत परिस्थिति में मौजूदा केंद्र की सरकार में हम लोग मौजूद हैं, तो वहीं राजनीतिक तौर पर भी देखें तो एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो हम लोगों के कंधे पर आई है, उसको भी उतनी ईमानदारी से, उतनी ही मेहनत से हम लोगों को पूरा करने का प्रयास करना है। पर हाँ, आने वाले दिनों में जो सपना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था संगठन के विस्तार को लेकर, अब मैं यह आग्रह अलग अलग राज्यों से आए हुए अपने तमाम साथी पदाधिकारियों से करूंगा। हर कोई चाहता है कि हम लोग अपने अपने राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ें। ये सोच हर पार्टी की रहती है और हर दल की रहती है और ये रहनी भी चाहिए, ये स्वाभाविक सी सोच है। पर ऐसे में मेहनत भी हम ही लोगों को करनी होगी। अगर हम लोग मेहनत जमीन पर नहीं करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि चुनाव के वक्त गठबंधन हम लोग को बुलाएगा और बैठे बैठाए हम लोग को बोलेगा कि भैया आप इतनी सीटें ले लीजिए और चुनाव लड़ लीजिए, ऐसा कतई नहीं होने वाला। ऐसे में हम लोगों को पहले वो ताकत अर्जित करनी होगी जिस ताकत की वजह से हम लोग अपने संगठन को उस मजबूती तक पहुंचा सके कि कोई भी गठबंधन हम लोगों की अनदेखी ना कर सके। आज जिस तरीके से बिहार में हम लोगों ने पार्टी को उस ऊंचाइयों तक हम लोग लेकर गए, जिसका श्रेय मैं पार्टी के बिहार प्रदेश के अपने तमाम पदाधिकारी साथियों को दूंगा और विशेष तौर पर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी को दूंगा, जिन्होंने मजबूती से पार्टी का नेतृत्व प्रदेश में करने का काम किया। ऐसे में मौजूद मैं यहाँ पर हर प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष से यह आग्रह करूंगा कि अपने अपने राज्यों में पार्टी के संगठन पर अब आप लोग ध्यान दें। हम लोगों का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री होने के नाते वैसे भी आने वाले दिनों में हर राज्य में हम लोग का कार्यक्रम लगेगा ही लगेगा। और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मैं हर राज्य में आऊंगा, तो वहीं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन की भी बैठक मैं कभी भी किसी भी कार्यक्रम से आऊंगा तो संगठन की बैठक जरूर कर जाऊंगा। ये भी वादा आप लोगों से मैं करके आपके साथ हूं। कल हम लोग आंध्र प्रदेश में थे, वहां पर निर्वाचित मुख्यमंत्री नायडू जी की कल वहां पे शपथ ग्रहण था, चंद्रबाबू नायडू जी का वहां पे शपथ ग्रहण था। उसके बाद हम लोग पार्टी के कार्यक्रम में भी हम लोग गए, दिन में शपथ ग्रहण किया, उसके बाद शाम को पार्टी के कार्यालय पर ही हम लोगों ने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक कार्यकर्ता बैठक हम लोगों ने वहां पर आयोजित की और वहां पे तमाम पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने मुलाकात की। ऐसे ही आने वाले दिनों में जिस राज्य में हम लोग का कार्यक्रम लगेगा, तैयारी आप लोग आज से ही करके रखिए। जब भी कार्यक्रम हो आप लोगों का संगठन पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। ये वादा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों से जरूर करता हूं, पर हाँ, इस वादे के
अक्षरशः शब्दों को जरूर पहचानिएगा। अगर आप लोगों का संगठन वहां पर पूरी तरीके से मजबूत रहा, अगर आप लोगों के अपने अपने राज्य में पार्टी ने अपनी एक नई पहचान, नई मजबूती, नई पकड़, अगर जनता के बीच आप लोगों ने उसको हासिल करके रखा, तो आने वाले दिनों में पार्टी को अगर अकेले भी चुनाव लड़ने का फैसला लेना होगा तो हम लोग फैसला लेंगे और पार्टी उन राज्यों में चुनाव लड़ने का काम करेगी। ये वादा मैं आप लोगों से करता हूं, पर ये विश्वास आप लोगों को ही मुझे दिलाना होगा कि आप लोगों के राज्य में पार्टी कितनी मजबूत है। और ये मान कर चलिए कि अगर आप लोग अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं, संगठन के तौर पर मजबूत हैं, वहां पर राजनीतिक परिस्थितियों में अगर आप लोगों की उपस्थिति अगर दर्ज रहती है, जनता के साथ, जनता के जुड़े हुए विषयों के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, ऐसे में अगर आप लोग जनता के बीच रहने का काम करते हैं और जनता का आप लोगों पे विश्वास है, तो ये परिस्थितियां कोई भी गठबंधन इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। हर गठबंधन आप लोगों को चाहेगा ही चाहेगा कि आप उनके साथ चुनाव लड़ें। बिहार ही उदाहरण है। हम लोग जिस तरीके से पिछले 3 सालों में लगातार निरंतर हम लोग जनता के बीच रहने का हम लोगों ने काम किया, अपने राज्य को लेकर एक सोच का हम लोगों ने निर्माण किया, जिस विजन के साथ हम लोग आगे बढ़े, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम बिहार में किया। ऐसे ही आप लोगों को भी अपने अपने राज्यों को लेकर ये विजन तैयार करना होगा, ये सोच तैयार करनी होगी कि कल को अगर आप लोग चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच आते हैं, तो उस राज्य के आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे, आप लोगों की सोच क्या होगी, आप लोग कैसे सत्ता में आने के बाद अपने राज्य की जनता का आप लोग विकास कर सकते हैं। ये बातें जब तक जनता के बीच नहीं जाएगी, जनता आप लोगों के साथ नहीं जुड़ेगी, और अगर जनता आपके साथ नहीं जुड़ेगी तो गठबंधन कभी आप लोगों की हैसियत को नहीं पहचानेगा। इसीलिए यह आग्रह करता हूं कि जनता के साथ जुड़े हुए विषयों के साथ अपने आप को जोड़ने का काम करें, अपनी पार्टी की नीतियों को, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करें। हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि हम लोग एक ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का पिछले 5 दशकों का एक लंबा सक्रिय राजनीति का इतिहास है, जहां उन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया। वीपी सिंह जी की सरकार में जब पहली बार उनको श्रम एवं कल्याण विभाग की जब उनको जिम्मेदारी मिली थी, कोई उस विभाग को नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कि उस विभाग में क्या कार्य हो सकते हैं। जितने पुराने साथी वाजपेयी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, खालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पर उन्होंने ऐतिहासिक कार्य उन्होंने वहां पर करके दिखाया। आज जितने लोग पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने का काम करते हैं, किसी ने समाज की चिंता नहीं की। पहली बार हमारे नेता ने उस विभाग की जिम्मेदारी संभाली और मंडल कमीशन को लागू करवाने का उन्होंने काम किया। ये श्रेय हमारे नेता को जाता है। ये तमाम बातें जनता के बीच हम लोग को रखने की जरूरत है। दलित समाज से जुड़ने के लिए आज हर कोई बाबा साहब का नाम लेता है, पर एक तस्वीर तक उनकी पार्लियामेंट में नहीं थी। मेरे तमाम नए साथियों को इस बात को जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा, क्योंकि आज हम लोग सोच भी नहीं सकते कि जिनके बनाए गए संविधान के आधार पर भारत की संसद चलती है, 89 से पहले उनकी तस्वीर तक भारत की संसद ने नहीं दी। ये तस्वीर वहां पर लगाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, उनको भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता ने। रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी हो या दूर संचार विभाग की जिम्मेदारी, आज ये मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है। ये मोबाइल फोन घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे नेता ने किया, और तब किया जब इनकमिंग का भी पैसा लगता था। कोई नहीं सोच सकता था जब मेरे नेता ने ये बयान दिया कि एक ऐसा दिन आएगा जब बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा, हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा। लोग उस वक्त उनका मजाक उड़ाते थे। आज ये बातें सत्य है। ये सोच हमारे नेता की रही। आज
जिसका लाभ हम लोग को 2024 लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी योजना का लाभ हुआ तो वो प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना की वजह से, जहां पे आज भी 81 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। सोचिए, कोरोना का वो दौर, एक ऐसा समय जब उनका खुद का स्वास्थ्य नहीं, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना वो इस चिंता में लगे हुए थे कि जो लोग पैदल चलकर आ रहे हैं कैसे उनको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, कैसे उनको राशन मिलेगा। ऐसे में इस योजना का उन्होंने निर्माण किया। हमारे प्रधानमंत्री जी से सुबह सुबह जाकर उन्होंने मुलाकात की और सुनिश्चित किया कि इस योजना को धरातल पर उतारा जाए। उस वक्त महामारी के समय मात्र 6 महीने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और आज मेरे नेता को गए हुए लगभग 4 साल होने को आए और आज तक इस योजना को चलाया जा रहा है। और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में ये घोषणा की कि अगले 5 साल तक भी इसी तरीके से ये योजना चलती रहेगी। ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, इन बातों को जनता तक लेकर जाना जरूरी है, इन बातों को जनता तक पहुंचाना जरूरी है। और जो विपक्ष ये भ्रम फैलाने का काम करता है, जब जब चुनाव आते हैं इन लोगों के पास वही घिसा पिटा पुराना हथियार रहता है। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, वही पुरानी कैसेट ये लोग बार बार रिपीट करते रहते हैं। और गाहे बगाहे कई लोग इनके इस बहकावे में, इस भड़काव में आते भी हैं। ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है कि अपने अपने राज्यों में जनता को ये विश्वास दिलाए कि दुनिया की कोई ताकत भारत के संविधान को नहीं बदल सकती, आरक्षण को नहीं हटा सकती। ये विश्वास आप लोगों के माध्यम से जाना चाहिए। जो लोग लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाने का काम किया, आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं लोकतंत्र को लेकर। आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित होते तो ये वादा वो आप लोगों से कर रहे होते, पर आज क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं का अंश होने के नाते ये वादा मैं आप लोगों से करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो ऐसी सोच से खतरा है जो सोच समाज में बंटवारा करने का काम करती है। आज हम लोगों की पार्टी ने एक नया उदाहरण स्थापित करने का काम किया। जिस राज्य में लोग जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते नहीं सकते, ऐसे राज्य में जाति से उठकर, सांप्रदायिकता से उठकर हम लोगों ने एक नया समीकरण बनाने का काम किया। कुछ लोग जो एमवाई समीकरण को बताते नहीं सकते, उसको फ्रॉड करते नहीं सकते, वो लोग जो जातीयता और सांप्रदायिकता को अपने एमवाई समीकरण के माध्यम से बढ़ावा देने का काम करते हैं, उन लोगों के सामने हम लोगों का एमवाई समीकरण भारी पड़ा। उन लोगों के सामने हम लोगों के एमवाई समीकरण में अपने आप को स्थापित करने का काम किया। और क्या है ये हम लोगों का एमवाई समीकरण? हम लोग का एमवाई समीकरण जहां महिला और युवा का जोड़ है, इस समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। भाई किसी और पार्टी में ये हिम्मत नहीं है। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों तक देख लीजिए, कोई युवा को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहता। और खास तौर पर अगर उस पार्टी के नेतृत्व करता अगर युवा हो, वो लोग नहीं चाहते कि उनके सामने न्यूज का कोई कॉम्पिटिशन आकर खड़ा हो जाए। कई ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनके युवा साथी उनका साथ छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि अपनी काबिलियत पर उनको इतना विश्वास नहीं था और उन्होंने उन नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। हम लोग के बिहार में भी ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी पार्टी में नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। ऐसे में हम लोगों को गर्व है इस बात का कि न सिर्फ हमारी पार्टी ने युवाओं को मौका दिया, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की महिला सशक्तिकरण को लेकर वो सोच
जिसको अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने भारतीय सदन में हम लोगों ने पारित करने का काम किया। नारी शक्ति अधिनियम के तहत 33% आरक्षण हम लोगों ने आधी आबादी को दिलाने का काम किया, और ये काम सिर्फ हम लोगों ने कागज पर ही नहीं किया, अपनी पार्टी में भी हम लोगों ने करके दिखाया। 5 में से 2 महिलाओं को हम लोगों ने चुनाव लड़ाकर जीतकर हम लोगों ने अपना समर्पण आधी आबादी के प्रति हम लोगों ने साबित करके दिखाया। इसीलिए साथियों, ये इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां जात पात धर्म मजहब कई ऐसे भटकाव आए, हम लोगों को हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जहां जाति से उठकर जमात की बात करने की जरूरत है, जहां सांप्रदायिकता में बंटवारे की राजनीति, आज हम लोगों के लिए हर वो गरीब व्यक्ति जो किसी भी जाति से आता, किसी भी धर्म से आता हो, उस गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर मुख्य धारा के साथ हम लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जात पात धर्म मजहब से उठकर गरीबी जाति में रहने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो लोग सांप्रदायिकता के आधार पर समाज में, देश में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उनको ये खूबसूरत तस्वीर दिखाने की जरूरत है, जहां पर युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको आगे बढ़ाना है। महिला किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उसको हम लोगों को आगे लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात, अनुभव जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बुजुर्गों के साथ है। पार्टी को अपने बुजुर्गों के अनुभव से भी सीखने की जरूरत है। मैं अपने तमाम नवनिर्वाचित सांसदों से भी मैं आग्रह करूंगा, पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने पुराने पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठिए, उनसे जितनी चर्चा आप लोग करेंगे, आपका अनुभव बढ़ेगा, उनसे सीखने को मिलेगा। ये लोग, गौतम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ललन गौतम मेरे नेता, मेरे पिता ने जब राजनीतिक शुरुआत की तब से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर